जुड़ी बहुत सारी चीजें और उसी में एक होता है जिसमें कि ये जो डिजिटल डिवाइड है या डिजिटल जो भेदभाव है उसके लिए। तो ये जो 3 दिन हम लोग बातचीत करेंगे मोदी बहू, उसमें से पहले आज जो है वो खाली ये जो ये ई आइडेंटिटी है, ये क्या है। अभी तक ये तो था कि आइडेंटिटी हम जानते थे, अब एक नया चक्कर है कि ई आइडेंटिटी है। और ये ई आइडेंटिटी जो है वो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, आइडेंटिटी से भी ज्यादा प्रभावशाली है। जैसे ये आधार कार्ड, प्लास्टिक मनी, ये जब से आई है तब से ये आइडेंटिटी और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी बन गई है। और जो भी प्रशासनिक कामकाज है जो इंटरनेट के जरिए होना है या जो भी व्यापार है जो इंटरनेट के जरिए होना है, उसमें ये ई आइडेंटिटी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके बिना मतलब आप कोई काम नहीं कर सकते। तो ये जो ई आइडेंटिटी को लेके एक खास तरह की झिझक भारतीय समाज में रही है। हम लोग छुपाने में ज्यादा विश्वास करते रहे, अपने बारे में बताएंगे नहीं, अपने बारे में बोलेंगे नहीं। अब वहां तो पूछा देनी पड़ती है, आपका घर का पता क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी माँ का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, वगैरह वगैरह डिटेल्स देने होते हैं। और ये डिटेल्स, सामान्य से डिटेल्स देने में हम लोग परहेज करते रहे और इस परहेज का दुष्परिणाम भी निकला है। अच्छे परिणाम कम निकले, दुष्परिणाम ज्यादा निकले। तो पहली चीज ये कि जो नई जो स्थितियां जो इंटरनेट के आने की बात बनी है उसमें ये आइडेंटिटी एक महत्वपूर्ण जो है ना, एक पहचान का रूप है जिसके जरिए आप व्यापार कर सकते हैं, जिसके जरिए आप अपनी मतलब रिहायती जो पहचान है उसे बता सकते हैं। इसके जरिए आप अपने पॉलिटिकल राइट आपके जो है उनकी भी आप एक तरह से भरपाई कर सकते हैं। मतलब एक सिटीजन की पहचान जैसे वो काम कर रही है ऐसी आइडेंटिटी। इसमें 2-3 एरिया है इसके जो यहाँ से की दिक्कतें आई है। पहली समस्या ये है कि ये जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो इंटरनेट के जरिए किया गया कम्युनिकेशन हो या ये पर्सनल कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन एज ए सच की खूबी है कि कम्युनिकेट जब आप करते हैं तो वो कम्युनिकेशन कभी भी कंट्राडिक्शन के बिना नहीं होता। हर कम्युनिकेशन में अंतर्विरोध होते हैं। वो लोग कहते हैं ना कि हम पहचान बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, हम नहीं बताएंगे वगैरह वगैरह, तो ये उसका कंट्राडिक्शन है। तो इस संबंध में जो बुनियादी चीजें जानने की वो ये कि हर कम्युनिकेशन में, चाहे वो पर्सनल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो चिट्ठी के जरिए कम्युनिकेशन हो, चाहे वो बुक के जरिए कम्युनिकेशन हो, कोई भी कम्युनिकेशन का रूप हो, उसमें कंट्राडिक्शन होते हैं। कम्युनिकेशन बिना कंट्राडिक्शन के नहीं होता। क्योंकि कम्युनिकेशन में नए मीनिंग का जन्म होता है कंट्राडिक्शन के जरिए। हमें मालूम थोड़ी थी कि जब हम मोबाइल में कैमरा लगाया जा रहा है तो उसके जरिए लोगों की जो है न्यूज फोटोग्राफ खींचे जाएंगे। मालूम थोड़ी था, ये अंदाजा थोड़ी था, कानून में नहीं था पहले। तो एमएमएल के खिलाफ का कानून बना था, फिर मालूम पड़ा इससे प्राइवेसी के लिए खतरा हो रहा था, तो प्राइवेसी के लिए कानून बना। प्राइवेसी को लेकर कानून ही नहीं था पहले, तो प्राइवेसी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। कम्युनिकेशन हमेशा जब भी आता है वो जिस रूप में भी आए, वो चिट्ठी के तौर पर आए, ईमेल के तौर पर आए, वो पर्सनल बातचीत के तौर पर आए, वो जब भी कम्युनिकेशन दाखिल होगा, कम्युनिकेशन में एक इनहेरेंट कंट्राडिक्शन होते हैं जो कि संकेत पर कम दिखाई देते हैं लेकिन अंदर होते हैं। तो सर तुमने आपस में बात की, तुमने अच्छे से पूछा, अब इसे वो बात पसंद ही नहीं है लेकिन वो बोला नहीं, मन में रखा, घर जाके बात बोला, वो ऐसे ऐसे बोल रही, पता नहीं क्यों बोल रही थी, जरूर सोचती है मुझसे। अरे उसका कोई मतलब ही नहीं था इस तरह का बोलने का, लेकिन वो
इनर मीनिंग होता है, एक्स्ट्रा मीनिंग होता है, जो कम्युनिकेशन के दायरे को जिसके लिए संबोधित है या लक्ष्यभूत है उस दायरे से बाहर चला जाता है। हर कम्युनिकेशन की ये संभव ही नहीं है जो कम्युनिकेशन हो और सिर्फ वही उसी दिशा में कम्युनिकेशन हो जो उसका लक्ष्य है। ये संभव नहीं है। मतलब ये जो अभी एटीएम हम यूज करते हैं, एटीएम कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, ये डेबिट बैंक के लिए नहीं बना था कि फॉर्म राशि डाउनलोड करने के लिए फॉर्म वेबसाइट वाले ने एक ये प्लस बनाया है। बैंक वालों को पता चला क्या ये तो बड़े काम की चीज है, ये तो हमारे काम आता है, तो बैंक वालों ने उसको पकड़ा, उसका इस्तेमाल किया और फिर इस्तेमाल कर लिया। अब सारी दुनिया की बैंकिंग प्रणाली जो फॉर्म राशि के लिए प्लास्टिक कार्ड बना था उसका वो इस्तेमाल कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि कम्युनिकेशन जिस लक्ष्य के को दिमाग में रख के तैयार किया जाता है वो कभी भी उस तक सिर्फ सीमित नहीं रहता। कम्युनिकेशन हमेशा उसके बाहर जाता है। इसलिए आप देखेंगे विभिन्न पुरानी किताबें, अब रामचरितमानस हो, चाहे महाभारत हो, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे और कोई लेखक हो, अब वो लिखेंगे रामचरितमानस 500 साल पहले लिखेंगे, अब उसकी रिलेवेंस आज में खोज रहे हैं हम लोग। रामचरितमानस के लेखक को अंदाजा ही नहीं था कोई कंप्यूटर युग आएगा, कोई लाल कृष्ण अडवाणी आएगा और वो कोई राम मंदिर आंदोलन के लिए रामचरितमानस का दुरुपयोग कर लेगा, उसे अंदाजा ही नहीं था। कम्युनिकेशन बाय नेचर हमेशा अंतर विरोध पूर्ण होता है और वह अंतर विरोधों के जरिए ही अपना विकास करता है और कम्युनिकेट करता है। मैं जो बोल रहा हूं वो बात उधर तुम्हें समझ में जो समझ में आ रही, इसे लग रहा हूं कि ये इनको देख के ज्यादा बोल रहे हैं, है ना, इससे देख के नहीं बोल रहे, मुझे मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। अब मेरे पसंद ये नहीं है, मतलब प्रॉब्लम ये है कम्युनिकेशन में जो लक्ष्य है कम्युनिकेट करना वो चीज तो रहेगी, लेकिन कम्युनिकेशन उसके बाहर भी जा सकता है जिसकी संभावना उसमें इनबिल्ट होती है। तो कम्युनिकेशन किस दिशा में जाएगा इसका आप थोड़ा सा अनुमान तो कर सकते हैं, लेकिन सटीक ढंग से नहीं बोल सकते कि कम्युनिकेशन सिर्फ यही होगा, ये नहीं है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज है कि कोई भी पॉलिटिकल, कल्चरल, कमोडिटी का किसी भी चीज का कम्युनिकेशन आप बताइए, चाहे वो विज्ञापन में हो, चाहे वो अखबार में हो, चाहे वो टेलीविजन में हो, किसी भी रूप में हो, आप बताइए वहां एक एक्स्ट्रा मीनिंग आपको हमेशा मिले। मतलब एक छोटी सी चीज बता दूं, अब नरेंद्र मोदी सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण करेंगे, सरदार पटेल का बीजेपी के क्या लेना है, तो कांग्रेस का नेता था, बीजेपी के नेता अपने नेता की मूर्ति का अनावरण करना समझ में आती है, लेकिन वो कांग्रेस के नेता की मूर्ति का अनावरण करने समझ में नहीं आती। सरदार पटेल आरएसएस के आदमी नहीं थे, वो बीजेपी के आदमी नहीं थे, उनका कोई दूर तक संबंध नहीं था, वो कट्टर कांग्रेसी थे। वोट चाहिए ना, कोई आश्चर्य नहीं है 5 साल बाद इंदिरा गांधी की मूर्ति का भी अनावरण करें, क्योंकि जब आप नेता बन गए तो कौन आपका इस्तेमाल करेगा, आपने कोई बयान दे दिया, कौन उसका इस्तेमाल करेगा, इसे कोई नहीं जानता। आप ही इस्तेमाल करेंगे, आपके अनुयायी इस्तेमाल करेंगे, ये कहना ठीक नहीं है, उसका कोई भी इस्तेमाल करेगा। कम्युनिकेशन जब एक बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ जाता है तो वह उसका लक्ष्य एकदम निर्दिष्ट नहीं होते, वो किसी भी अनिर्दिष्ट दिशा में भी जा सकता है। इसलिए ये चीज बार बार आ रही है, भाई ई कम्युनिकेशन आ रहा है, ई जो है आइडेंटिटी आ रही है, ई को लेकर तमाम किस्म के खतरे भी आ रहे हैं। तो खतरे क्यों आ रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वहां कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हर कम्युनिकेशन में है, ये डेंजर हर कम्युनिकेशन में है। आप सामान्य की बात करें तो हो सकता है वो नाराज हो जाए। तो पहली चीज कि कम्युनिकेशन बिना कंट्राडिक्शन के नहीं होता, वो कंट्राडिक्शन उससे इनबिल्ट होते हैं, हर कम्युनिकेशन में इनबिल्ट होते हैं, चाहे वो व्यक्ति से व्यक्ति के द्वारा किया गया कम्युनिकेशन हो, चाहे व्यक्ति से समाज के द्वारा किया गया कम्युनिकेशन हो, या वो मास कम्युनिकेशन। पहली चीज। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन विदाउट पॉलिटिक्स नहीं होता। मॉडर्न पीरियड में जितना भी कम्युनिकेशन है उसकी अपनी एक पॉलिटिक्स है।
ये संभव नहीं है कम्युनिकेशन पर बात की जाए और कम्युनिकेशन के जो राजनीतिक पक्ष है उसकी अनदेखी की जाए, ये संभव नहीं। कम्युनिकेशन होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिक्स जरूर होगी, जिसकी वजह से, या हम कहें कम्युनिकेशन होगा तो उसकी एक विचारधारक भूमिका जरूर होगी, जिसके लिए उस कम्युनिकेशन को लाया गया, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्मूथली काम करे और बहुत दूर तक लोगों को इन्वॉल्व करके काम करे, जिसमें कम से कम लोगों की जरूरत पड़े, मशीन बीच में रहे खाली। आप ई कॉमर्स करेंगे, ई बिजनेस करेंगे, ई के जरिए कम्युनिकेट करेंगे तो इसमें किसे लाभ होगा? उन कंपनियों को लाभ होगा जो कंपनियां ई कॉमर्स में निवेश करने की स्थिति में है। छोटे व्यापारी को लाभ नहीं होगा, बड़े व्यापारी को लाभ होगा। आप छोटे व्यापारी के पास जाइए, कहीं हमें 10 रुपए की चीनी दे दीजिए और आप अपना प्लास्टिक काट दीजिए उसे, बोलेगा लेकिन आप जाइए बैंक में, अब जाइए आप खरीदिए तो वो आपको बाकायदा आप 100 रुपया दें या 50 रुपया दें, वो कार्ड से देगा पेमेंट आपका। तो वहां ये कम्युनिकेशन में इनबिल्ट एक आइडियोलॉजी ऑपरेट करती है और खासतौर पर ई कम्युनिकेशन में तो इसका एक पर्पज है, आइडियोलॉजिकल साफ पर्पज है। ई कम्युनिकेशन का साफ पर्पज है कि किसी भी तरह से कैपिटलिज्म को एक तेज गति से सर्वसुलभ एक प्रशासनिक तंत्र की तरह उपलब्ध कराया जाए। अब लोगों के पास पैसे नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, कौन सा तरीका हो सकता है? बेरोजगारी दूर करें, नौकरी दे नहीं रहे आप, नौकरी कैसी मिल रही है? चौथाई पारिश्रमिक पर 5-5 घंटे 1000 रुपए महीने की नौकरी कर रहे हैं लोग, 8-8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, क्या होगा? तो आपने यह किया, आपके बच्चे के 10,000 करोड़ रुपया, तो सबसे 10,000 करोड़ रुपया होगा और 1 अरब की आबादी होगी, तो आप देश को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे, तो लोग क्या करेंगे? पैसा तो नहीं छाप सकते हैं ज्यादा, तो आपने यह किया, आपने प्लास्टिक मनी इंट्रोड्यूस कर दी और हर प्लास्टिक कार्ड में आपने 30,000 रुपया 25,000 रुपया की आपने क्रेडिट लगा दी कि भाई आप 30,000 रुपये तक संभाल ले सकते हैं। तो आपने इस तरह से लाखों करोड़ रुपया वो सर्कुलेशन में रखते हैं, तो रुपया एक में है नहीं। उसने क्या किया, आपने जो टेंशन थी इस बेरोजगार की, उस टेंशन को आपने कम कर दिया, उसकी मोबिलिटी बनी रहे, बाजार की मोबिलिटी बनी रहे और वो एकदम रिवेज में बन जाए। मुद्रा की अनुपलब्धता को ये महसूस नहीं होने देता। आज स्थिति है कि कैश आप बैंक से निकालने जाएं, आप कहीं मेरे कोई बैंक से 10 लाख रुपया कैश निकाल रहे हैं, तत्काल आपको 6 लाख सवाल करेगा कौन निकालना चाहते हैं, क्या करेंगे, और आप कहेंगे नहीं बहुत जरूरी है, तो कह रहे अभी तो नहीं मिलेगा जी, कल आइएगा, 2 घंटे बाद आइएगा, 3 घंटे 1000 बहाने करेगा, क्या पैसा मिलेगा? ठीक, क्योंकि आप सॉलिड विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आप वही पेमेंट आप कार्ड से दीजिए, आपका कनेक्ट हो जाएगा, तो वो मुद्रा है नहीं, वो खाली नंबर घूम रहा है, नंबर घूम रहा है, वहां ये कोई नहीं पूछता कि आप अपने का जीवन क्यों खरीद रहे हैं। यानी जो मुद्रा की अनुपलब्धता है, उस मुद्रा की अनुपलब्धता को उसने उपलब्धता में बदल दिया। सारी दुनिया में इतना पैसा नहीं छपा, इतने नोट नहीं छापेंगे, सिक्के नहीं छापेंगे, जितने सिक्के इतनी बड़ी तादाद में भी सर्कुलेशन में, जितना पैसा भी सर्कुलेशन में। कहने का मतलब है कम्युनिकेशन के कितने भी रूप हैं, चाहे वो ई के तौर पर हो, चाहे वो कागज के तौर पर हो, चाहे वो सिक्के के तौर पर हो, ये सारे रूप आइडियोलॉजिकल भूमिका है, वैचारिक विचारधारा को भूमिका है। वो खाली ऐसे नहीं है कि खाली विनिमय का वो साधन है कि आप खाली या मुझसे ले लीजिए और बस आपका काम चल लेगा और आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, उसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं, उसके पीछे सीरियस पॉलिटिक्स है। इसमें जब कम्युनिकेशन की बात करें तो हम पहले चीज ये कि ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन में एक इनबिल्ट कंट्रडिक्शन होते हैं, कम्युनिकेशन की एक अपनी पॉलिटिक्स होती है, उसकी विचारधात्मक भूमिका होती है, बिना विचारधात्मक भूमिका के कम्युनिकेशन कभी भी अपनी भूमिका अदा नहीं करता, उसे वो दायरे के अंदर ही भूमिका अदा करता है। आप उस दायरे का अतिक्रमण नहीं कर सकते। आपकी अगर क्रेडिट लिमिट 30,000 है तो आप 30,000 ज्यादा नहीं ले सकते,
ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन ने एक और काम किया कि कम्युनिकेशन की सीमा होती है, असीमित कम्युनिकेशन नहीं होता। और सीमा किससे तय हो रही है? सीमा उसकी पैसे से तय हो रही है, इच्छा से नहीं तय हो रही। पहले कम्युनिकेशन इच्छा से तय होता था, मेरी जब तक इच्छा आपसे बात करूंगा सामने आपकी फोन से, जितना पैसा मेरे फोन में होगा उतनी देर बात करूंगा, इच्छा से काम नहीं चलेगा। तो कम्युनिकेशन की एक आइडेंटिकल भूमिका होती है, और खासतौर पर मशीन जनित जो कम्युनिकेशन है, उस मशीन जनित कम्युनिकेशन में पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए वहां उसकी सीमाएं तय है। आप जितना पैसा होगा उतनी बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन न्यूट्रल नहीं होता, कभी भी हमेशा आइडेंटिकल होता है, वो हमेशा विचारधात्मक और राजनीतिक भूमिका अदा करता है। अब में एक चीज है, वो ये कि जो ये जो ई आइडेंटिटी आई है, जो ई पहचान बनता है, इस ई आइडेंटिटी में विभिन्न तरीकों से हमसे सूचनाएं दी गई हैं, और ये बहुत बड़ा जखीरा टेलीफोन कंपनियों के पास है। जैसे अभी आ रहा था अचानक फोन आया एयरटेल वालों का, आप क्या इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? तो मैंने कहा नहीं। आपके पास कंप्यूटर है? कंप्यूटर नहीं, तो मना कर दिया। तो मैं जानता हूं, मैं जो ही उससे बोलूंगा कि मैं इस्तेमाल करता हूं, तो वो टेलीफोन के आगे टिक कर लेगी कि इनके पास कंप्यूटर है, इनका लैपटॉप है, इनके पास आईपैड है, वगैरह वगैरह। वो डेटा इकट्ठा हो रहा है। ये जो ई कम्युनिकेशन है, इसमें आपका अनेक किस्म का डेटा, वो कंपनियों के जरिए, वो सरकार के जरिए, वो विभिन्न किस्म के सरकारी प्रतिष्ठानों के जरिए बाकायदा फीड हुआ है। तो उस डाटा का बहुस्तरीय उपयोग संभव है। अब जैसे बिजली का बिल है, वो अपना कंप्यूटराइज है, तो उसका सारा डाटा कंप्यूटराइज है। और आपका अगर पैन कार्ड है, तो उसके जरिए आपका सारा डाटा कंप्यूटराइज है। आपने जितनी भी परचेजिंग की है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, बैंक में कितना है, किस बैंक से कब निकाला, क्या निकाला, कैसे किया, वो सब वहां पर। तब तक ये किसी को मालूम नहीं होता था, आज कोई भी जान सकता है। इसलिए कहने का मतलब ये कि जो ही आप इस ई आइडेंटिटी में आप दाखिल होते हैं, तो ई आइडेंटिटी की खूबी है कि इसमें व्यक्ति के विभिन्न किस्म के डाटा या सूचनाएं संकलित होती है, और ये निर्भर करता है इस बात पर कि जो एजेंसी या कंपनी या सरकारी संस्था इन डाटा को लेती है, वो इन डाटा की हिफाजत करती है, नहीं करती है, या इसका उपयोग करती है या दुरुपयोग करती है। ये तय है कि हमारे पास में या दुनिया में किसी के पास में भी एकदम खुद ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो डाटा को सिक्योर रख सके। आपका डाटा कभी भी हैक किया जा सकता है। आप लाख कोशिश करें कि वो हैक ना हो, वो हैक कर सकते हैं। इसलिए ई पहचान है, ई पहचान का डाटा है, तो इस पहचान के जरिए जो डाटा इकट्ठा किया गया है, उसका एक रूप यह हो सकता है कि सरकार अपनी नीतियों को बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करे, जो भी कर रही है। आपने देखा होगा इस बार सेंसस में जब डाटा लेने वो आए, तो उन्होंने बाकायदा पूछा कि आपका कंप्यूटर है, आपका टेलीविजन है, बाकायदा उन्होंने डाटा कलेक्ट किया। तो अभी हमारे पास में एक अच्छा खासा डाटा है कि हमें मालूम है कितने घरों में कंप्यूटर है, कितने लैपटॉप है, कितने डेस्कटॉप है। ये पहली बार ऑफिशियली हुआ है। तो इससे क्या है कि आपको अब लोगों के पास डेस्कटॉप है, तो आपको इतना करना पड़ेगा कितनी बिजली चाहिए। पहले सिर्फ बल्ब के हिसाब से बिजली का हिसाब किताब रहता था, कितने घर का कनेक्शन है वो पता रहता था, और उसके हिसाब से वो मोटामोटी अंदाजा रहता था कि जितनी बिजली खत्म होगी। कंप्यूटर की बिजली खपत तो काउंट नहीं करते थे। तो कहने का मतलब ये कि जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, उस डाटा के विभिन्न किस्म के उपयोग हैं। एक उपयोग वह है जिससे कि आप नीति निर्धारण में मदद ले सकते हैं। एक उपयोग वह है कि आप पॉलिटिकल
कि आप एक कंपाइल करके डाटा निकालें कि जो 9 करोड़ या 10 करोड़ जो इंटरनेट यूजर हैं उसमें इंटरनेट यूजर में कितने हिंदू हैं, तो फिर उतने हिंदुओं को मेल करते हैं, मुसलमानों को मेल नहीं मिलता है। तो बस ये भी संभव है कि आप सारे के सारे लोगों को मेल करते हैं। ये भी संभव है, जिसकी की संभावना सबसे ज्यादा है कि अब जैसे सद्दाम हुसैन था, तो सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर था, अमेरिकी सरकार ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब शाहरुख खान जो है वो वहां गए अमेरिका, अब वो हटा दिए गए। अब हुआ क्या कि वो जो जितने भी मुस्लिम नाम हैं वो अपने आप उनके कैटेगराइजेशन में ब्लैक लिस्टेड आ गए। अब वो खान साहब भी फंस गए, अब बैठाए रखा उन्होंने, आपके राष्ट्रपति फंस गए, बैठाए रखा उन्होंने। तो मुसलमान का मतलब उस पर संदेह करो, उसे सुरक्षित मत जानो, चाहे जो हो। तो सद्दाम हुसैन की वजह से मुसलमानों को एक तरह से संदेह की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो जो भी मुसलमान उतरता है अमेरिका में एयरपोर्ट पर, वो बेचारा बस क्रॉस कर ले जल्दी कि उसका भाग गए, ऐसा वो 5 घंटे 6 घंटे से पहले क्रॉस करके जाना है, उसे सीधे घेरेंगे वो, क्योंकि मुसलमान को वहां क्लासिफाइड किया गया है संदेहभाजन के तौर पर, और वहां जो उसके ऊपर संदेह है वो जेन्युइन संदेह है उनका 9/11 की घटना के बाद। तो अभी ये भी संकट हो गया अभी की आइडेंटिटी में कि आपका सब कुछ ठीक हो लेकिन कंप्यूटर नहीं कहता। आप देखो भले आदमी है, आपके साथ तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन कंप्यूटर नहीं बता रहा है, तो वो क्रॉस ही नहीं करने देगा आपको। अब यहाँ से फोन हो रहा है, वहां एम्बेसी फोन हो रहा है, एम्बेसी के लोग विदेश वाले फोन कर रहे हैं, अरे अब बेवजह आपने शाहरुख खान को पकड़ा होगा जी, वो तो भला आदमी है, वो फिल्म का हीरो है जी। कंप्यूटर तो सब जानता नहीं है। तो मुश्किल क्या है कि आइडेंटिटी में मशीन और मशीन की प्रामाणिकता ही एकमात्र प्रमाण है। इसके चलते जो ह्यूमन वेरिफिकेशन में जो अपने कॉमन सेंस के आधार पर, एक फैक्चुअल सेंस के आधार पर जो प्रामाणिकता अर्जित की जाती थी, वो अब अर्जित करना संभव नहीं है। मतलब आपका फिंगरप्रिंट है वो ठीक नहीं आया, आप हटा दिए जाएंगे एयरपोर्ट में। आपने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। कहने का मतलब यह कि एक नई चीज पैदा हुई है। पहले क्या था कि व्यक्ति से व्यक्ति का इंटरेक्शन होता था और उसके कागज पत्र देख के प्रामाणिकता तय हो जाती थी, सेटिस्फैक्शन की जरूरत नहीं थी। अब व्यक्ति से व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, आपको मशीन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कंप्यूटर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये आदमी वही है। मैंने पिछले दिनों एक बैंक अपनी बैंक का चेक दिया पेमेंट के लिए, अब उसमें मैं जगदीशन में रॉ में अनंत कर दिया, मैं ध्यान नहीं दिया, अब मेरे साइड में अनंत नहीं था, वो मेरा चेक बाउंस कर गया। मैं कहा बाउंस कैसे कर गया, तो ठीक ही था। अभी वो किसी तरह पकड़ रहा है, तो मैं उसमें काउंटर पे गया उसके। मैंने कहा भाई क्या हुआ, बोले सर आपको साइन नहीं मिला। तो मैंने कहा साइन में क्या दिक्कत है, तो मैंने देखा साइन सब ठीक था। वो जगदीश्वर चतुर्वेदी होता है, तो ई की जो मात्रा 100 पे लगाई, तो 100 पे लगाई, वो उसमें डंडा चला गया, नीचे अनंत चला गया। ऐसे ही कौन सी चीज प्रामाणिकता को आपको पुष्ट करेगी, आप प्रामाणिक है कि नहीं है, अब व्यक्ति नहीं है मशीन। तो तकनीकी प्रामाणिकता एक सबसे बड़ी प्रामाणिकता होगी है। तकनीकी के जरिए अगर आप प्रामाणिक हैं तो आप भले आप मर गए हो, तो वो डाटा में आप जिंदा है, सब जिंदा है। अमेरिका में एक अदालत में ऐसा किया कि एक व्यक्ति था जो क्रिमिनल था, उसको सजा मिली थी और वो जेल में ही था। और जैसा कि वहां का रिवाज है, अधिकतर लोग जेल में ही रहते हैं और कोर्ट की कार्रवाई वीडियो से दिखाई जाती है और वीडियो से सजा करा दी जाती है उन लोगों को। अब उसे
सजा खुलने की भी करे, तो सजा खुलने की तो आदमी तो आया नहीं था। तो जज ने इंटरनेट से उसके फाइल खोली, लिस्ट देखी, तो उसका जैसे नाम पसंद राम था, तो उसने देखा कि राम, और जज ने खड़ा तो उसके लिए 40 साल की सजा बोल दी। अब वो राम नाम के दो आदमी थे वहां, जैसे जिस राम को सजा बोली उसकी उम्र थी 2 साल। एक 2 साल का बच्चा भी था जो अपनी मां के साथ जेल में था। एक अपराधी भी था राम नाम का जो जेल में था। अब वो कहते जब ऑर्डर गया, तो ये हमें एक घंटा जब ऑर्डर गया तो बहुत बड़ा, वो 2 साल के बच्चे की 40 साल के बच्चे को अपराधी नहीं किया, वो बच्चा अपनी मां की वजह से, मां किसी क्राइम की अपराध से सजा काट रही थी, तो वो जेल में था। तो वो जो अल्फाबेटिकली नाम आता है उसमें वो बच्चे का नाम उस अपराधी के नाम के नीचे आ गया। अब वो सारा प्रिंट मीडिया में और दुनिया में हल्ला हुआ कि जज ने जो है कंप्यूटर भूल करके जो है वो एक सजा बोल दी। तो कहने का मतलब ये है कि सामान्य तौर पर ये जो ई प्रामाणिकता है, ई प्रामाणिकता में अनेक खतरे नहीं थे कि ये ह्यूमन वेरिफिकेशन को किसी भी तरह से तरजीह नहीं देती। ह्यूमन वेरिफिकेशन को इतना एकदम सबऑर्डिनेट बना दिया है। लोग चिंतित एक बात से कि ये ह्यूमन वेरिफिकेशन को इस तरह से सबऑर्डिनेट बनाने का मतलब यह है कि आप समूचे तथ्यों के वेरिफिकेशन को आप एकदम नष्ट कर सकते हैं। तो मशीन कह रही है इसलिए प्रामाणिक है। मशीन में तो कोई चीज से गड़बड़ भी हो सकती है, भूल भी हो सकती है। इससे एक नई स्थिति पैदा हुई है कि किसी भी चीज को पुष्ट करने के लिए अब ये प्रामाणिकता की जरूरत होती है। एक मशीन यानी जो है प्रमाण की जरूरत होती है, बिना उसके आप प्रामाणिक नहीं माने। अब आधार कार्ड आ गया, अब वो हमारे लिए अपने आप में प्रामाणिक हो गया। आपकी सारी रियायती जो डाटा है उससे वो अब तय करेंगे आप कौन है, क्या है, कैसे हैं, वो आप उससे तय होगा। अब आप गच्चा लेके नहीं जा सकते। एक अन्य चीज वो ये कि ये जो ई डाटा है या ई आइडेंटिटी है, इसमें गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो तमाम किस्म कंपनियां और तमाम किस्म के जो सरकारी संस्थान है जो डाटा लेते हैं, इन डाटा को लेते समय इन लोगों के बारे में यूजर का ये भरोसा होना बेहद जरूरी है कि मेरे डाटा का दुरुपयोग नहीं होगा। जो कंपनी डाटा ले रही है और वो आपके डाटा का दुरुपयोग कर रही है, मतलब उसने विज्ञापन के लिए किसी को दे दिया, जैसे कई बार होता है अचानक आपके मोबाइल का विज्ञापन का फ्लो बढ़ जाता है कि वो डाटा उनके एक्शन यूज करते हैं। तो गोपनीयता एक बहुत जरूरी शब्द है और भरोसा कि जो कंपनी डाटा ले रही है आपका आइडेंटिटी का, वो आपके डाटा का दुरुपयोग नहीं है। अब इसका एक दूसरा जो बहुत सीरियस खतरा निकला है जिस पर कि सारे लोग चिंतित हैं। मतलब हम लोगों ने 2009 में यहाँ पर आधार कार्ड का काम शुरू किया। उस पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, कई 1000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, और वो कंटिन्यू चलने वाला प्रोग्राम। और उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि आप कितना पूरा 100 करोड़ लोगों का डाटा इकट्ठा कर लीजिए, उसे मेंटेन भी करना होगा ना, उसकी देखभाल भी करनी होगी, और उसको लिए आपको ह्यूज तंत्र चाहिए, छोटा मोटा तंत्र नहीं चाहिए। वो दो एक कंप्यूटर में वो डाटा नहीं आएगा। 100 करोड़ लोगों का डाटा आपको हमेशा अपडेट रखें, ठीक रखें, और वो ऑनलाइन रहे। इसके लिए हजारों लोग काम भी करेंगे, वो ऐसे नहीं है। उसका डाटा को मेंटेन करने का एक खर्चा है। जिस समय हम लोगों ने ये फैसला लिया, उल्टी दिशा में ब्रिटेन गया। ब्रिटेन ने वहां ऑलरेडी आई कार्ड था, ब्रिटेन ने ई आइडेंटिटी का जो कार्ड था उसको खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया? उन्होंने कहा कि इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारा जो डाटा था उसका लोगों ने दुरुपयोग किया है, हैक किया है, और उसके जरिए लोगों के बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत परेशानियां हुई है, पैसे गए, वो इकोनॉमिक लॉस हुआ है, फिर प्राइवेसी नष्ट हुई है, और
दूसरी बड़ी बात है उसे मेंटेन करने में उसका बता रहा है, सरकार खर्चा उठाने की स्कीम नहीं है, इसलिए उन्होंने आई कार्ड को ही खरीद कर दिया। और वो रुपया खर्च करने के बाद पूरे देश में वो सिस्टम लागू करने के बाद में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इससे कोई फायदा नहीं है बल्कि इससे नुकसान ज्यादा हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा पुराण बताऊं कि ये जो न्यूज कॉर्पोरेशन की जिसका कि ग्रुप है, इस न्यूज कॉर्पोरेशन का एक अखबार 125 साल पुराना, उस अखबार ने क्या किया कि उसने कुछ पुलिस वालों के साथ मिलके और कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलकर कंपनियों के साथ मिलकर करीब 7-8 हजार लोगों के फोन नंबर जुड़ा था और फोन नंबर जुड़ा करके उन फोन नंबर में उसने एक ऐसा सिस्टम डाल दिया कि वहां से जो भी मैसेज आते जाते थे वो सुन गए। तो आप दोनों प्रेमी प्रेमिका है और आपके बीच में झगड़ा हो गया, ठीक, वो मुझे पता चल गया, इनको किसी को नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम, आपको आगे और संपादक को मालूम, और वो उसने खराब किस्मत पे न्यूज पे डाल कई साल से जो है ना वहां स्कैंडल बिल्कुल एकदम जो मीडिया अखबार आता है और दूसरे अखबार आते हैं जो इस तरह लोग खबरें छापते हैं स्टार्टअप है, वो बिल्कुल एकदम फ्रंट पेज पे वो पिछले 8-7 साल से कंटिन्यूअसली खबरें छापता था जिसने हजारों लोगों के परिवार नष्ट कर दिए। उसमें दर्जनों MP इन्वॉल्व थे, वहां प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व था, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व था और वहां अल्टीमेटली उस अखबार को मालिक को बंद करना, संपादक को सजा हुई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके खाली फोन ले लिया और फोन में उन्होंने सिस्टम इनबिल्ट कर दिया कि इससे वो सुसाइड था। कई पुलिस कमिश्नर शामिल उसमें और वो कुछ नहीं करता था, उन्हें हर महीने पैसे पहुंच जाते थे उस अखबार की तरफ से और अखबार के साथ में बेशुमार स्टोरियां और लोगों को मालूम ही नहीं। मेरा झगड़ा किससे हुआ ये मुझे मालूम था, जिससे झगड़ा होगा उससे मालूम था, किसी को मालूम नहीं था, मालूम था दूसरे अखबार में पढ़ गई ऑथेंटिक स्टोरी। उसमें हीरो हीरोइन सेलिब्रिटीज के अलावा सामान्य जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके दैनिक झगड़े, सास बहू के झगड़े किसी समझ में नहीं है। और ये इतना तेज चला था कि अल्टीमेटली वो अखबार को बंद हुआ ही, वो आई डाटा जिसके जरिए ये सारे के सारे मैनिपुलेशन हो रहे थे उस आई कार्ड को ही गवर्नमेंट ने कैंसिल कर। आप जैसा मैंने कहा कि ये डाटा तो जरूरी है क्योंकि बिना उसके आप पॉलिसी नहीं बना सकते, लेकिन इसके लिए गोपनीयता और भरोसा बेहद जरूरी है। आप गोपनीयता बनाए रखें और जो कंपनी डाटा को ले वो भरोसा रखे अपने कंज्यूमर का, यूजर का। इसलिए अब ये डर रहता है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि कम्युनिकेशन में डर रहता है कि आप जिस लक्ष्य के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कब भंग हो जाए, वो कब अतिक्रमण हो जाए। इसलिए गोपनीयता कब भंग हो जाएगी इसके बारे में कहना संभव नहीं है। वो गोपनीयता तो है लेकिन गोपनीयता भंग भी हो सकती है। एक अन्य चीज और ज्यादा अच्छी चीज वो ये कि हमारे यहाँ स्थितियां अभी थोड़ी सी ज्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ लेने के साइबर सुरक्षा के लिए मात्र 550 लोग सुरक्षा अधिकारी पूरे देश में, 125 करोड़ की आबादी पर मात्र 550 लोग। तो हम लोग कुछ भी कर लेते हैं या सरकार हमारा डाटा कुछ भी ले लेती है तो उसकी कोई भंग होने की और खत्म होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि वहां लोग है ही नहीं, कोई देखभाल के लिए लोग नहीं। तो वो डेटा ले भी लेते हैं तो वो अपना इंटरनेट ही नहीं खोलता, सरकारी इंटरनेट नहीं खोलते, तंत्र नहीं खोलता अपने आप में, कहीं बिजली ही नहीं होती 10-10 घंटे। तो हम लोगों के यहाँ एक पूरी पॉसिबिलिटी अभी जो है ना खुली नहीं है अच्छे खरीदने की, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार सोच रही है। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले कुछ महीनों में करीब 4,500 लोग नए साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किए जाएंगे जो कि ये तमाम किस्म की साइबर सुरक्षा में वो एकदम एक्टिव रहे। जो 5-6 एजेंसी हैं जिसके जिम्मे ये सब काम उन लोगों को काम करें। तो हमारे यहाँ लोग नहीं है, जैसे हमारे यहाँ थाने खाली पड़े हैं
थाने पुलिस वाले नहीं है, उसी तरह वहां पर भी साइबर सुरक्षा में लोग नहीं है चेकिंग के लिए कि जो डाटा जा रहा है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सही है कि नहीं, कोई देखने वाला नहीं। इसलिए अगर आपका नाम गलत हो गया है आधार कार्ड में तो वो इतनी आसानी से सही होने वाला नहीं है, पूरे मोहल्ले का गलत आ जाएगा, क्योंकि लोग ही नहीं है। करेक्शन कैसे होगा हम इसके लिए अभी नहीं जानते। कह जरूर देते हैं वो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, आप करेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन वो करेक्शन इतनी आसानी से होता नहीं है, वो लोग नहीं है, उसका चेकिंग का कोई तरीका नहीं है कि जो चीज होगी वो सही होगी। इसलिए मैं जो चीज रखना चाहता हूँ ये कि जो नया जो सिस्टम आया है उस नए सिस्टम के लायक अभी हमारे पास में तंत्र में लोग नहीं है, तंत्र में लोग नहीं है। छोटी सी चीजें, मुझे अगर ये ब्लैकबेरी का कोई चीज ठीक करानी होती है तो वो दुकान पर बनाने वाला आदमी नहीं होता। मेरा वोडाफोन का कनेक्शन है, लेकिन वोडाफोन के दुकान पर एक लड़की है, वो जानती है खाली, और बाकी कोई लड़का जानता नहीं है उसके ब्लैकबेरी के बारे में, तो कोई बता ही नहीं सकता उसमें कैसे चलना है, उसे कैसे ठीक करना है। लोग दुकानें हैं लेकिन जानकार लोग नहीं है। अब वो महिला चली गई अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, ऑपरेशन रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो, तो नहीं मालूम। मैं बार बार पूछ रहा था इसमें हिंदी का है, मैं खोज नहीं पा रहा हूँ, नहीं निकाल पा रहा था हिंदी का, और मैं कम से कम दसियों लोगों से मिला, दसियों दुकानों पर गया, किसी ने नहीं पूछ के बताया। अब तो वो महिला जब मेरे हाथ लगी तब उसने बताया सर इसमें ऐसे यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। मतलब ई पहचान के साथ में जो तंत्र जुड़ा हुआ है उसकी जानकारी रखना बेहद जरूरी है। जो लोग हैं वे उसके फंक्शन को जाने, उस तंत्र के तमाम डिटेल्स को जाने, तब तो उसकी आप सुरक्षा कर सकते हैं, उस डाटा का उपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम उस तंत्र को ही नहीं जानते, अभी हमारे चोरों की क्या स्थिति है, हमारे चोर हिंदी नहीं जानते, मतलब वो इंटरनेट से चोरी करने के लिए और अच्छा इंटरनेट पर कोई हिंदी लिखता भी नहीं है, तो मेरे जैसे जो लोग जो सिर्फ हिंदी में लिखते हैं उनकी चोरी होने की चांस कोई है ही नहीं। तो मैं हिंदी में लिखना नहीं आता, उसको हिंदी पढ़ना नहीं आता, तो हिंदी कौन भी नहीं मिलेगा, उसकी समझ में नहीं आएगा। कोई आदमी जो है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होगा, वो हिंदी में सारा डाटा दिया होगा उसने, उसकी समझ में नहीं आएगा, तो उस पर जो है ना उसके समस्या होगी। लैंग्वेज और उसका वैविध्य जो हिंदुस्तान में है वो ई डाटा उसके दुरुपयोग और उपयोग में सबसे बड़ी बात है और सुविधा भी है। वादा इस सेंस में कि आप बहुत जल्दी दुरुपयोग नहीं कर सकते। अगर आपने अपना सारा डाटा हिंदी में फीड कर दिया है तो उसका दुरुपयोग बहुत आसानी से संभव नहीं, और आपने डाटा अंग्रेजी में फीड कर दिया है तो वो तो ग्लोबल लैंग्वेज है, वो डिकोड हो सकती है, हिंदी डिकोड करने में समस्या होगी। ये भी संभव है कि आप डाटा संकलन करें, और डाटा संकलन करते समय ये एक चीज ध्यान रखें कि ये एक तरह से ब्लाइंड जो है कलेक्शन है। जो ई डाटा में जितना भी कलेक्शन किया गया उसका ब्लाइंड कलेक्शन है, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो सब डाले हुए हैं, पूरे कलकत्ता शहर का था, वो टेलीफोन डायरेक्टरी पूरे डली हुई है। ई डाटा कोई सुचिंतित कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक ब्लाइंड कलेक्शन है, और ब्लाइंड कलेक्शन में ये एक दिक्कत है कि वहां संवैधानिक हक का कब उल्लंघन हो रहा है और कब पालन हो रहा है, ये तय करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। मैं 7 दिन से 8 दिन से अपने टेलीफोन की शिकायत कर रहा हूं, और वो शिकायत के लिए उससे देखो एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है। क्यों? कायदे से वो आपको फोन नहीं उठा रहा है, जितने फोन समझ रहे हैं, जितने नंबर समझ रहे हैं, वो उठाता ही नहीं है कोई वहां। आप कुछ भी कर लेंगे वो उठाएगा ही नहीं। सो अल्टीमेटली फिजिकली आप जाइए, आप कहिए साहब मेरा ये काम है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये वो, तो वो कहेगा हाँ जी अभी करता हूँ जी, अभी फोन करता हूँ, अभी देखिए आप वगैरह वगैरह। यानी अल्टीमेटली जब आप इस ब्लाइंड कलेक्शन में दाखिल होते हैं जहां को रेस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक वहां किसकी मदद लेते हैं? तो मेरे पास में 1,000 रुपया एक्स्ट्रा मेरे क्रेडिट कार्ड में जोड़ के चला है, जिसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे चला है। अब मैंने कहा कि अब अगर मैं नहीं देखता हूं और मैं उसे दे देता हूं कि आया तो ठीक आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो ही आपने देखा मान पड़ा गलत आ गया है, तो फोन किया कि गलत आ गया, तो कहते जी अभी तो आप दे दीजिए फिर वापस कर देंगे। आप थोड़ा सा जिद करिए उनसे, नहीं आप अभी काटिए मैं नहीं दूंगा, तो तत्काल
₹1000 लगा के किसी न किसी बहाने भेज देते हैं और मैं हर साल फोन करके कहता हूँ कि ये आपने गलत लगाया है। अगर वो आप चूक गए तो आपका पैसा गया है। ये जो ब्लाइंड कलेक्शन है, ब्लाइंड कलेक्शन में जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो बेहद जरूरी है कि ये जो आपके पास में सूचना आ रही है, आपकी सूचना जा रही है। आपको याद हो ये पिछले असेंबली के इलेक्शन के टाइम पर जो बताना हुआ उसमें एक बांकुड़ा या कहीं एक जिले में एक व्यक्ति के अकाउंट में हठात 50 करोड़ रुपया हठात चलाया। वो बेचारा बैंक में गया, थोड़ी सी पूंजी का आदमी, उसके मुश्किल से 2-4 हजार रुपया होंगे बैंक में। वो गया, देखा तो उसके बैंक में 50 करोड़ रुपया अकाउंट में इलेक्शन के टाइम एकदम भरा गया। वो बिल्कुल दौड़ के मैनेजर के पास गया, साहब ऐसे बात हो रही, पैसा कहां से आएगा? वो नहीं मालूम, नहीं कहां से आएगा, वो भी नहीं जानते। तो ब्लाइंड कलेक्शन की एक प्रॉब्लम यह है कि अगर जो बहुत सारी सूचनाएं पैसे का आदान प्रदान, मतलब जब सोवियत संघ नष्ट हुआ, टूटा, तो सोवियत संघ से $200 बिलियन की एनुअल संपत्ति बस सिर्फ इंटरनेट के जरिए सप्लाई होती है। कुछ टापू बना दिए उन्होंने, उस टापू पर सर्वर बैठा दिए, कंप्यूटर बैठा दिया, उनके जरिए बस सीधे डेली करोड़ों करोड़ डॉलर पता चला कि कौन कौन से टापू में वो सर्वर बैठे हुए और वो कैसे माफिया उस सर्वर के जरिए वो हम रशिया की माफिया के सामने लिंक बना के और अरबों रुपया जो उन्होंने वैसे ही निकाल दिया। ये जो ई डाटा है, इस ई डाटा की और ई आइडेंटिटी जो है कनेक्ट रहती है, उसकी मुश्किल क्या है कि ये एक तरह का ये अंध कलेक्शन है। इसकी आंखें तो होती नहीं है, इससे कोई पैर नहीं है, इसका कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके से, क्योंकि इसमें कौन सी चीज जरूरी है? आपको खाली खोल लाना। आप अगर खोलने में सफल हो जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह से आपका पासवर्ड डिकोड हो जाए, जिस तरह से आपको कोई चीज डिकोड हो जाए तो आपके बहुत सारी चीजें पता चल जाए। अब एक आखिरी बात, जो लास्ट बात जो मुझे कहनी है वो ये, जिसकी वजह से सारा ये ई आइडेंटिटी अभी सबसे ज्यादा चिंता की चीज है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना था कि पढ़ा भी होगा कि जो एडवर्ड स्नोडन है, जो कि भाग गया था, CIA का इंजीनियर था, जो उनके काम करता था, वो पहली बार एक ऐसा व्यक्ति जो कि CIA के तंत्र में अंदर काम करता था, वो बाहर निकल के आया और उसने कहा कि CIA ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है निगरानी का कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस निगरानी से अब बच नहीं सकता। मतलब मैं कैसे किस स्टाइल से लिखता हूं, कैसे लिखता हूं, उसको वो बाकायदा वैसे ही पढ़ते हैं। मैं अगर आड़ा तिरछा लिखता हूं तो वो आड़ा तिरछा ही पहुंच जाता है, मैं हिंदी में लिखता हूं तो हिंदी में ही जाता है। एक अद्भुत उन्होंने अपना एक सिस्टम डेवलप किया है जिसमें कि जो आदमी जिस भाषा में जिस रूप में लिखता है, जिस तरह से कम्युनिकेट करता है, उसी तरह से वो अपने साइबर रूम में पढ़ते हैं। 8 साल पहले तक स्थिति ये थी कि लगातार ये जो जितने लोग थे पिछले 8 साल से, मतलब 2006-7 से कंटिन्यूअसली ये खबरें आ रही थी कि ये जो साइबर का जो पूरा तंत्र है, इस साइबर तंत्र में जासूसी हो रही है, निगरानी हो रही है, कोई विश्वास नहीं कर रहा। कंटिन्यूअसली इसकी खबरें आ रही थी कि बाकायदा एक सिस्टम डेवलप कर लिया है उन्होंने, जहां पर के ये जितनी भी सूचनाएं, जानकारियां वो कंपाइल रहती है। तो ये डाटा जो ये आइडेंटिटी के जरिए कलेक्ट किया गया, उस ये डाटा का एक विस्फोटक एलिमेंट ये आया कि अब वो CIA जैसी जासूसी संस्था वो अब ये डाटा निकाल के वो देख रही है, अच्छा ये तो किस तरह के लोग हैं, यूरोपीय लोग हैं, चाइनीज लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, मुसलमान हैं, ये लैटिन अमेरिकी हैं या भारतीय मूल के लोग हैं, पुराने किस्म के, और उनकी उन्होंने बाकायदा अपनी तरफ से एक कोडिंग की हुई है। मतलब
मूल के लोग हैं, वो हमेशा संदेह के घेरे में। तो उन्होंने करीब 35,000 नाम की लिस्ट बनाई। जैसे एक लिस्ट बना ली उन्होंने भारत की, और भारत में उन्होंने डाल दिए कैटेगरी। तो ऐसी उन्होंने 35,000 नाम की लिस्ट बनाई है। ब्रिटेन ने इसी तरह 40,000 नाम की लिस्ट बनाई है, और वे जो भी इंटरनेट पर या कंप्यूटर के जरिए या साइबर के जरिए जितना भी कम्युनिकेशन जाता है, यानी अमेरिका में पिछले 8 साल से 9 कंपनियां, जो सर्वर कंपनियां थी, जो इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड करती थी, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां थी, वे कंपनियां पिछले 8 साल से कंटिन्यूअसली CIA के साथ में, FBI के साथ में कोलैबोरेट करके वो सारे के सारे डाटा उनको देती, और वो काम वो ऑफिशियली कर रहे थे, अनऑफिशियली नहीं कर रहे। 2007 में एक बार वाशिंगटन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया कि कंपनियों को कि आप ये डाटा इनको दें, और डाटा दे नहीं, आप जो चाबी बताएं, पासवर्ड बताएं, ये खोल के देख लें। किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। ये इराक युद्ध के बाद में जब लगातार ये कोशिशें शुरू हुई, और 9/11 की घटना के बाद में, तो अमेरिका में हर नागरिक पर संदेह व्यक्त किया जाने लगा, और इसके चलते हुआ ये कि जो जैसे मुसलमान थे, उनकी तो डाक बिल्कुल एकदम फाड़ फाड़ के देखते थे, हर ईमेल पढ़ के देखते थे, कोई चिट्ठी आती थी बिल्कुल खोल खोल के देखते थे, बिना बिना चिट्ठी खोले देखे वो चिट्ठी पहुंचती है, हर चिट्ठी खोल के देखी जाती है, और उनके बाकायदा घरों पर चिन्ह बनाए हुए थे कि मुसलमान कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय प्रोफेसर वो अगर सरकार का विरोध करता है तो उसको बाकायदा लिस्टेड किया हुआ है, उनको बाकायदा ये देता जो उनके मूवमेंट का नजर रखो, क्योंकि बहुत बदलाव करता है और बहुत बदलाव के सब उनके निकलते हैं, बहुत विरोध करता है, और फिर उसको तरह तरह से परेशान किया जाता था। तो जब उन्होंने पेट्रियट एक्ट बनाया, तो पेट्रियट एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज को उन्होंने बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और जो प्रोटेस्ट करना था उसको मुंह पर जुटे। हमारे से क्या जरूरत पे क्यों गए, आपने ये क्यों किया? तो आप देखेंगे कि 2020 के बाद कंटिन्यूअसली वहां 20 साल बंद हो गए प्रैक्टिकली। तो इससे 20 प्रोटेस्ट हो गए थे, युद्ध के खिलाफ में जरूर निकल रहे थे, उस प्रोटेस्ट में लाखों लोग शामिल हो रहे थे, सियाह में, वाशिंगटन में, और सब लोग बड़े खुश थे कि अमेरिका की सड़कों पर हमको लोग निकल आए और रेवोल्यूशन आया ही लगता है। एक जाके में जो उन्होंने पेट्रियट एक्ट बनाया, उसमें उन्होंने टाइप करना शुरू कर दिया कि जो मेल आए देखो, जो डाक आए वो देखो, किससे बात करता है वो देखो, कौन सा ऑडियो, पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग। कंपनियों को कहा गया, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को, आप पूरी मुझे जगदीश्वर जी की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग देंगे, उन्होंने किससे क्या बात, और क्लासिफाई किया गया, अच्छा ये इनकी फ्रेंड का है, ये इनकी सास है, ये इनका ससुर है, क्लासिफाई किया गया। फिर उनको कैसे किया जाए कि अलग अलग तरीके से, यानी हर नागरिक की वो निगरानी कंपनियों की तरफ से, और पहले कंपनियों को साफ ये हिदायत दी गई कि आप अपने यहाँ इस तरह के साइबर रूम बनाए क्लासिफाइड करके, यानी जैसे हम लोग जाते हैं ना इंटरनेट पर, फेसबुक पर गए या अपने ईमेल खोला, या तो जो ही हम जाए तो वो खटाक से वो उसमें ही चली जाए अपने आप, मतलब अलग से बदलना ना पड़े, ऑटोमेटिकली चली जाए। तो तमाम जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां थी, उन्होंने अपने यहाँ बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर रूम बनाए, एक स्टेशन, जहाँ यही काम होगा कि जो उनके सर्वर में जो चीजें आ रही है उन्हें क्लासिफाइड करो, और क्लासिफाइड करके फिर CIA को दो, और FBI को दो, और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को दो। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के नाम पर वो लेते थे, और वो सारा CIA और FBI उसको देखती। छोटी सी घटना बताऊं जिससे आपको उसके संकट की और क्राइसिस की वो घटनाएं बहुत मत। जब ये 8 लोग हैं, जब ये फिलिपींस पर जब बहुत तेज हमले हो रहे थे और परेशानियां बढ़ रही थी, तो और फिलिपीनों की बहुत घेराबंदी चल रही थी, तो 4 फिलिपीनी बच्चे आपस में मेरी चैटिंग के जरिए बात कर रहे थे।
किसी को, तो छोटे बच्चे 9-10 साल के वो बच्चे बात कर रहे थे और उसने एक बच्चे ने कहा तुम कहाँ हो? बोले कि मैं न्यूयॉर्क। तो बोले कि न्यूयॉर्क में कहाँ हो? बोले फला नदी के किनारे खड़ा हूँ। बोले उसका जो पुल है ना, मैं तो बम को उड़ा दूंगा। बोले तेरे समझ क्या रखा है, तू वहां से हट जा। तो उसने कहा उड़ा के देखा, तू कहाँ है? तो बोला मैं फला जगह हूँ। उसने भी किसी अपने से क्या कर दिया। तो बोले मैं उड़ा दूंगा। अब वो ऊपर चल रहा है तो ऊपर मिले जितने भी है, तो अब वो उसने गई फिलिपीन बच्चे और वो ये बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर न्यूज छाप दी कि फिलिपीनी आतंकवादी न्यूयॉर्क पुल को उड़ाने की योजना बनाते हुए पकड़े गए। वो बुड्ढी को क्या उन्होंने कहा क्या है, उनका एक सोवियत से आ रहा है, एक ब्रिटेन से आ रहा है, एक कहीं फिलिपीन से आ रहा है। अच्छा वो कभी कोई बच्चा साला अमेरिका गया और वो चारों बच्चे उठा लिए थे। जो सऊदी अरब के बच्चे को उठा लिए थे वो सऊदी अरब के कंट्रोल में था, वाजिब के कंट्रोल में, सऊदी अरब किसी भी आदमी को घर में उठा देता है आज भी। अब वो जब पकड़े गए चारों बच्चे तब पता चला कि मामला क्या था। बोले साहब ये बात कर रहे थे और ये इंटरनेट से पकड़े गए कि कन्वर्सेशन। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स फर्स्ट पेज पर सवाल के न्यूयॉर्क को बम से उड़ाने की साजिश नाकाम। सब लोग हैं जिन्होंने कहा ये डाटा एकदम अंत तक मिलन है। वहां आपको और वहां जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन बहुत डेंजरस है। एक आसिम उनका लगता है जेल में लंदन में पढ़ता था, बीए का विद्यार्थी, 25 साल की उम्र, 3 साल पहले घटना है। 25 साल की उम्र, उस लड़के का एकमात्र कसूर उसे शौक था सिर्फ बम बनाने की किताब पढ़ने का। वो लाइब्रेरी जाए तो बम बनाने की किताब निकाल के लाए, इंटरनेट पर जाए तो बम बनाने की वो देखे वेबसाइट और सारा बम बनाने। तो उसके अब वो जो इतना बम बनाने में लगा हुआ है, अब ये उनके निगरानी में आ गया ब्रिटिश पुलिस के। अब उसकी 24 घंटा पुलिस उसकी निगरानी कर रही है इंटरनेट से और उसके मूवमेंट पर, और उसके सारे डाटा से लेकर अंत अच्छा वो एक ऐसा लड़का जिसके घर में एक छड़ी तक नहीं जाती, एकदम सरल सीधा असल लड़का, और उसका खाली शौक बम बनाने की किताब पढ़ना। उसको पर केस कर दिया, उसको प्रूफ नहीं हुआ कि एक आतंकवादी है, ये प्रूफ नहीं हुआ। नहीं ये प्रूफ हुआ उसने कभी किसी आतंकवादी गतिविधि में भाग लिया, किसी बम विस्फोट में भाग लिया, कोई चीज प्रूफ नहीं हुई। सिर्फ इस बिना पर कि वो बम बनाने की सामग्री वेबसाइट वो लिस्ट थी, पुलिस में एफिडेविट में अपनी है कि ये पिछले कई साल से सिर्फ बम की किताबें लाइब्रेरी से लाता है, और इस चक्कर में उसके ऊपर 25 साल की सजा। क्या बम बनाने की सामग्री पढ़ते रहे हो, देखते रहे, और ये अपने आप में एक अपराध है जबकि बम बनाने की सामग्री कोई प्रतिबंधित वेबसाइट नहीं है जहां इसकी जानकारी हो, वो ओपन वेबसाइट है जहां इसकी जानकारी कैसे देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आज की डेट में ये जो भी डाटा है हम लोग खासतौर पर निगरानी में आ गया है, क्योंकि वहां उन्होंने क्लासिफाइड कर दिया 40,000 कैटेगरी या इन्होंने क्लासिफाइड कर दी 35,000 कैटेगरी, और वो कैटेगरी में जो फंस गया, जब मैं फंस गया तो मैं गया वो उनके खाली वो आना चाहिए लिस्ट। तो बम उनके अपने आप में एक खतरनाक एलिमेंट है, मुसलमान एक खतरनाक एलिमेंट है, और ये किसी भी तरह से कहीं से भी अगर लिंक बन गया उनका तो वो अपने कंप्यूटर को मशीन की तरह काम करता है। वो बम आएगा तो बम के लिंक सारे लगाना चला जाएगा। क्या आपने बम के लिंक से कहा था, किसको कौन सा स्वाद देखा, वो आपका सारा लग जाएगा। तो आपका एक अच्छा भयानक बायोडाटा इंटरनेट पर तैयार होगा जासूसी कंपनियों के पास में कि ये पुलिस को व्यक्ति जो है ये पिछले 4 साल में इसमें 10,000 फाइलें बम की पड़ी। क्यों पड़ी? जरूर इसका आतंकवाद डाटा एक क्राइम कनेक्शन है जिसमें कि ये खतरा है, ये खतरा है कि आपको एकदम आपका कोई लेना देना ना हो और आप संकट में फंसे। आज की डेट में सबसे ज्यादा परेशानी किसके लिए? अभी अभी एक सप्ताह पहले आर्टिकल जारी करना है
कि मैं सब जगह हूं और सब चीज देख रहा हूं कि नया आ रहा है। मैं जो भी अपनी क्लास कर रहा हूं, ये क्लास ही अब निगरानी के दायरे में, मैं चाहूं या ना चाहूं। या कोई कैमरा नहीं लगा हुआ या किसी का मोबाइल ऑन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये निगरानी के दायरे में। तो नए कैप्टन का जो स्लोगन है, हम सब पर नजर रखे हुए हैं, हम सब चीज देख रहे हैं, ये जो सब पर नजर है और हम सब चीज देख रहे हैं, ये उनकी डाटा की जो आइडेंटिटी है उसके साथ जुड़ी हुई चीज है कि आपके ऊपर अब कड़ी निगरानी। शुरुआत कहां से हुई उसकी ये जानना जरूरी है, और ये कहती मैं सभी इस्लाम लोग। शुरुआत कहां से हुई कि सोवियत संघ ने सोयूज विमान अंतरिक्ष में छोड़ा, और ये मेरे ख्याल में 67 या 68 के आसपास घटना होगी, एग्जैक्टली ईयर मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो सोयूज विमान में अंतरिक्ष यात्री भी था। अच्छा, अंतरिक्ष और उनकी एक प्रणाली को लेके सोवियत संघ